हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम आइसोक्विंट एनालिसिस चैप्टर कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम आइसोक्विंट एनालिसिस के बारे में आपको फिगर जो इसके डायग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके द्वारा आज हम स्टडी करेंगे आइसोक्विंट एनालिसिस की। चैनल पर न्यू है तो गाइस मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आइसोक्विंट एनालिसिस, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो प्राइमरी एम जो है इसका क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी एम ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज़ टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब कोई भी प्रोड्यूसर होगा उसका जो पहला उद्देश्य जो होगा, प्राइमरी जो उसका उद्देश्य होगा वो यही होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, है ना, प्रॉफिट को अर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। लेकिन जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट ऑफ अ फर्म डिपेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ द इनपुट यूज्ड, कि हम कौन कौन से इनपुट को यूज करके अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे इनपुट हैं जो हमारे प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, जिनका हम यूज करके आउटपुट निकाल रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली उन इनपुट की क्या लागत है, इस पर हमारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि भाई ये जो इनपुट है इसकी कितनी कॉस्ट है ना। तो इस पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा। तो देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अब हमें पता है कि काफ़ी लार्ज नंबर में इनपुट्स यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, है ना। काफ़ी सारा रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है अलग अलग टाइप का। तो विच कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जिससे कि हमारा जो है लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आता है, यानी कि कहने का मतलब है जो जितना हमने डिसाइड करा उस हिसाब से आउटपुट होता है। अब यहाँ पे बात की गई है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब कि हम फॉर एग्जांपल कि अगर कोई दो फैक्टर हम उठा रहे हैं, बेसिकली आइसोक्विंट में आपको 2 फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा कि कोई 2 फैक्टर होंगे, 2 इनपुट होंगे, उनका किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करोगे, तो बेसिकली आज हम यही पढ़ेंगे इसके बारे में, आइसोक्विंट के बारे में। तो द प्रोड्यूसर हैज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस। अब प्रोड्यूसर जो है वो यही कोशिश करेगा कि सबसे इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता जो उसको पड़े वो इकोनॉमिकल यूज़ करे उस कॉम्बिनेशन का, मतलब कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन उसको जो है फिट बैठेगा उसके लिए, तो प्रोड्यूसर वो देखेगा। तो दिस इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो वो जो भी प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेगा ना इनपुट्स का, तो वो क्या कहलाएगा? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो दस अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप टू स्टडी द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रकार जो है एक नई टेक्निक जो है वो डेवलप हुई, किसके लिए? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी के लिए। और इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो आपको बस एक लाइन में ब्रीफ थोड़ा बताया गया कि ये आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है वो आइसोक्विंट कर्व कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल प्रोडक्शन कर्व भी बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। चलिए फिर सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि एग्जाम में हमारा आता है कि व्हाट आर आइसोक्विंट कर्व्स, डिस्कस देयर मेन प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ बताओ। तो फटाफट से इसका आंसर शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आइसोक्विंट कर्व होता क्या है, बेसिकली हमें अगर कोई पूछे व्हाट आर आइसोक्विंट कर्व तो हमें बताना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम इन अ सिचुएशन व्हेन ही ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, कि एक प्रोड्यूसर तभी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन करेगा। वेरियस फैक्टर आर अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। भाई एक प्रोड्यूसर के पास काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब प्रोड्यूसर चाहे तो कोई भी फैक्टर्स यूज़ कर सकता है,
है ना, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी अवेलेबल होती हैं। आगे बोला गया है कि एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि एक प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। सो ही विल सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो इसीलिए वो जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स में होगा, मतलब जो उसको सस्ता पड़ेगा, लीस्ट कॉस्ट पे पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन वो चूज करेगा फैक्टर्स का, सो दैट ही कैन बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ पाएगा, बेसिकली प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाएगा। A new technique has been developed for analyzing the equilibrium of producer। अब एक नई टेक्निक जो है वो डेवलप हुई है, किस लिए? प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए, कि भाई प्रोड्यूसर कौन सी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होगा, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं इस नई टेक्निक के द्वारा। अब ये नई टेक्निक कौन है? ये नई टेक्निक आइसोकेंट कर्व एनालिसिस ही है। अब क्या बोला गया है? एन आइसोकेंट कर्व इज अ कर्व विच शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर, कि भाई एक जो आइसोकेंट कर्व होता है ना, वो काफी सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है हमको, दो फैक्टर्स के, कोई भी दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, कि मान लो वो दो फैक्टर हैं, वो दोनों मिलकर सेम लेवल का ही आउटपुट देंगे। फॉर एग्जाम्पल दोनों की पावर जो भी है, मान लो दोनों मिलकर जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आउटपुट जो है ना वो सिमिलर ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, एक फैक्टर का मान लो 10 है, दूसरे का भी 10 है, तो 10 + 10 कितना हुआ? 20 आउटपुट हो गया। ऐसी कॉम्बिनेशन दूसरा क्या हो सकता है? एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 12, टोटल तो हमारा फिर भी 20 आएगा। एक हो जाएगा हमारा 9, एक हो जाएगा हमारा 11, तो भी 20 आएगा। तो ये जो है ना ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। तो हमें पता है कि चाहे कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, आउटपुट जो है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व। ये जो है ना प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व भी कहलाता है और आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कहलाता है। क्यों? बिकॉज द प्रोड्यूसर वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है इन कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट हो सकता है, एज दे गिव इक्वल प्रोडक्शन। भले ही प्रोडक्शन इक्वल हो लेकिन कॉम्बिनेशन तो डिफरेंट ही होगा ना। चलिए फिर आगे एक हमारे को जो है डेफिनेशन दी गई है। क्या बोला गया है? प्रोफेसर बिलास के अकॉर्डिंग हमको एक डेफिनेशन दी गई है। इसमें बोला गया है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है ना शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिसोर्सेज, कि आइसो प्रोडक्ट कर्व दो रिसोर्सेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। विद विच अ फर्म, जिसके साथ एक फर्म जो है कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट। इससे क्या होता है? हमने अभी यही पढ़ा कि आउटपुट जो है वो इक्वल अमाउंट का होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होंगे। किनके? दो रिसोर्सेज के। अब हम इसमें कुछ एजम्पशंस, यानी कि जो हम मान के चलेंगे, कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो पहली एजम्पशन जो हम मान के चलेंगे आइसोकेंट जो है ना इन एजम्पशंस पर बेस्ड है। तो पहली एजम्पशन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर वेरिएबल, कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे प्रोडक्शन के, लेकिन वो वेरिएबल होने चाहिए, वो वेरिएबल होने चाहिए जिनको हम चेंज कर सकें, ठीक है, वो वेरिएबल होने चाहिए। कांस्टेंट टेक्निक क्या बोली गई है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड गिवन, कि जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा हमसे क्या बोला गया? टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट सब्सटीट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर इज पॉसिबल, कि इन 2 फैक्टर्स के बीच का सब्सटीट्यूशन भी पॉसिबल होना चाहिए। तो ये हमारी एजम्पशन थी। एक हमारी लास्ट एजम्पशन है, ये 4th एजम्पशन। इसमें क्या बोला गया है? मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इसमें हमसे बोला गया है कि देयर इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन फैक्टर्स, कि जो भी हमें फैक्टर्स गिवन होंगे हम उनका फुल्ली यूटिलाइज करेंगे उनको, ठीक है, जो भी हमें गिवन होंगे हम उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको पूरा यूज करेंगे। कंसेप्ट ऑफ आइसोकेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको टेबल गिवन है
वी हैव अज्यूम टू फैक्टर नेमली लेबर एंड कैपिटल। अब आपको ना दो फैक्टर दे दिए, पहला लेबर दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, कैपिटल दे दिया। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन हमको क्या बोल रहा है, एक लेबर है 15 कैपिटल है, आउटपुट फिर भी 100 रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ना आउटपुट तो इसमें हमको सिमिलर ही रखना है, सेम ही रखना है। दो लेबर हैं 11 कैपिटल, तीन है 8 कैपिटल, तो बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशन है पर आउटपुट जो है वो सेम है और इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब जैसे कि आपको इस टेबल के बेस पर एक फिगर गिवन है, व्हेन ऑल दिस कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ, जब आप इस टेबल को ग्राफ पर प्लॉट करोगे यानी कि ग्राफ पर मेंशन करोगे तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, फटाफट से आप जो है ये टेबल जो है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए और फटाफट से वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, इसको इसका जो है डायग्राम बना के देखिए अपने आप से और इसको एक तरीके से नोट्स के रूप में अपने पास रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ तो ये हमारा जो है ये थोड़ा वहाँ पे ब्लर था, ये हमारी बिल्कुल साफ पिक्चर है डायग्राम की जो आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसेकेंट कर्व्स की। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन है, आइसेकेंट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो आइसोकेंट कर्व है वो ना डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर जाता है और लेफ्ट टू राइट यानी कि आपके लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से आपके राइट हैंड की तरफ जाएगा लेकिन नीचे की ओर, जैसे कि आप फिगर पे देख रहे हो ना कि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है यानी कि आपका लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहा है और नीचे की ओर। क्लियर, तो बेसिकली यहाँ पे ये हमसे कुछ बोल रहा है कि आइसोकेंट कर्व हैव अ नेगेटिव स्लोप, ये जो है नेगेटिव स्लोप शो करता है और देयर स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों है, इफ द क्वांटिटी ऑफ ए फैक्टर एक्स इज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर मस्ट बी डिक्रीज। मतलब ऐसा डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, डाउनवर्ड इसलिए जा रहा है कि अगर एक्स फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो वाई फैक्टर की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये कर्व। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमको याद हो गई होगी। अब आप इस प्रॉपर्टी का भी जो है अपने नोटबुक में ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप ये एग्जाम में पॉइंट लिखेंगे तो आपको ये डायग्राम शो करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट और अपनी नोटबुक में बना के रख लीजिए उसको। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नंबर 2 पॉइंट, आइसोकेंट कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि जो आइसोकेंट कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। तो दिस इज ऐसा क्यों होगा, कॉन्वेक्स का मतलब ये देखिए कैसा कर्व बना हुआ है, ये कॉन्वेक्स कर्व है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होगा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो है डिमिनिशिंग यानी कि जो मार्जिनल रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पढ़ रखा है दो फैक्टर्स के बीच में। तो MRTS इज द रेट, MRTS होता क्या है, एक रेट होता है एट विच वन फैक्टर इज सब्सटीट्यूटेड फॉर दी अनदर, कि भाई एक फैक्टर को ना हम जो है दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं विद द आउटपुट हेल्ड एट कॉन्स्टेंट। और हमें पता है कि हमें आउटपुट को बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखना है यानी कि सेम रखना है, तो इसको बोल देंगे डिमिनिशिंग, ठीक है, ये सिचुएशन डिमिनिशिंग। और इसका आपको डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है थर्ड, टू आइसोकेंट कर्व्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू आइसोकेंट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो दो आइसोकेंट कर्व होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काट के नहीं जाएंगे। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को काट के निकलते हैं, तो देयर वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज देयर वुड बी अ कॉमन पॉइंट विच विल लाई ऑन बोथ दिस कर्व। फिर जो है एक कॉमन पॉइंट होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये C पॉइंट इस फिगर में आपको गिवन है ना, ये इनका कॉमन पॉइंट है विच विल लाई ऑन बोथ दिस कर्व। और ये जो पॉइंट है ये दोनों पे आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ये मिड पॉइंट है ना इसका, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट C। तो इन दिस फिगर 9.4 यानी कि इस फिगर में IQ1
जो आइसोकेंट 1 है वो कर रहा है क्या शो, 100 यूनिट, 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। और जो IQ2 है ना वो क्या शो कर रहा है, 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और जो कॉम्बिनेशन सी है विच प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू IQ1 कर्व, इट कैन प्रोड्यूस 200 यूनिट अकॉर्डिंग टू द IQ2 कर्व। बेसिकली यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि अगर जो कॉम्बिनेशन सी है वो हमसे क्या बोल रहा है कि 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होती है IQ1 के अकॉर्डिंग, यानी कि आइसोकेंट 1 के अकॉर्डिंग, और 200 यूनिट्स प्रोड्यूस होती है IQ2 कर्व के अकॉर्डिंग। तो दिस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज सेम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कैन नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, कि ये जो है सेम कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो व्हेन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस आर गिवन। नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट। इसमें हमारे को क्या गिवन है, हायर आइसोकेंट कर्व इज हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट इट रिप्रेजेंट, कि जितना आइसोकेंट कर्व हायर होगा उतना ही हायर इसका लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो क्या बोला गया, आइसोकेंट कर्व लाइंग अबव and to the right of another show a higher output level. In other word, higher isocant curve represent higher level of output. Because क्यों ऐसा क्यों होगा, higher isocant curve are based on higher level of factor inputs are as shown as, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हायर आइसोकेंट कर्व होगा वो किस पे बेस्ड होगा, हायर लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट पर बेस्ड होगा। भाई तुम जितना इनपुट ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे यही बोला गया और इसका आपको डायग्राम जो है स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक पे बनाना है। नेक्स्ट हमारे को प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रॉपर्टी 5th, आइसोकेंट कर्व डज नॉट टच OX एक्सिस और OY एक्सिस। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि आइसोकेंट कर्व जो है वो कभी भी OX और OY एक्सिस को टच नहीं करेगी। आइसोकेंट कर्व नेवर टचेस द OX एक्सिस और OY एक्सिस। इफ इट टच, अगर वो टच करती है द OX एक्सिस, इट वुड मीन, इसका क्या मतलब होगा, दैट कॉमोडिटी इज बीइंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लेबर अलोन। इसका ये मतलब होगा कि जो कॉमोडिटी प्रोड्यूस हुई है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर ने करी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, OX एक्सिस पे हमें लेबर गिवन है, तो लेबर ने करी है सिर्फ और सिर्फ। अगर ऐसा शो होता है तो हम तो जानते ही हैं कि 2 फैक्टर हमें दोनों को यूज करना है। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि हमें क्या समझेंगे, हम यही समझेंगे कि सिर्फ एक ही फैक्टर ने कमोडिटीज प्रोड्यूस करी हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोकेंट कर्व नीड नॉट बी पैरेलल। जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो। स्लोप ऑफ आइसोकेंट कर्व डिपेंड अपॉन MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड होता है। MRTS बिटवीन 2 फैक्टर इज सेम, 2 फैक्टर के बीच का जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होगा वो सेम होता है। देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर, कहने का ये मतलब है कि अगर इफ MRTS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो दोनों फैक्टर का सेम होगा तभी वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। इफ MRTS बिटवीन 2 फैक्टर इज नॉट सेम, दे आर नॉट पैरेलल। अगर MRTS सेम नहीं होगा तो वो पैरेलल भी नहीं होंगे, और आपको ये फिगर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, अब हमारा लास्ट 7th पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हो, नॉलेज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ द फैक्टर्स। इसमें क्या गिवन है, स्लोप ऑफ आइसोकेंट कर्व रिफ्लेक्ट द रेट विद विच वन फैक्टर कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद द अनदर। कि जो आइसोकेंट कर्व का जो स्लोप है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, रेट को, जिसके साथ हम जो है एक फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे के साथ। इफ शेप ऑफ आइसोकेंट कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर आइसोकेंट कर्व की लाइन जो है वो स्ट्रेट होगी तो इट रिफ्लेक्ट दैट, तो क्या रिफ्लेक्ट होगा कि जो 2 फैक्टर्स है ना आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ वन अनदर, यानी कि जो 2 फैक्टर होंगे वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे, यानी कि उनको एक दूसरे के इस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना। सब्सटीट्यूट का मतलब यही होता है कि एक दूसरे की जगह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट, अगर स्ट्रेट होता है तो वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे। तो दस MRTS बिटवीन दैम इज सेम, तो इसलिए जो है MRTS भी उनका सेम होगा। अब ये जो था ना, ये हमारा A वाला फिगर था जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, परफेक्ट सब्सटीट्यूट। तो जैसे कि आप देख रहे हो A वाला फिगर है ना, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थी। अब हम बात करेंगे B की।
इफ आइसोकेंट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अब आप देख रहे हो ना बी में कॉन्वेक्स की तरह बना हुआ है इसका आइसोकेंट कर्व, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि दैट फैक्टर आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, की जो फैक्टर्स है ना वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये बी के बारे में था। अब सी के बारे में, इफ द फैक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा होता है जो, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये हमारा सी वाला फिगर शो कर रहा है कि दैट इज द फैक्टर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर एंड दे आर यूज इन फिक्स प्रपोर्शन, मतलब हम इनको फिक्स प्रपोर्शन में ही यूज करना पड़ेगा। देन द आइसोकेंट कर्व विल बी राइट एंगल्ड, तो ये राइट एंगल शो कर रहा है सी में देखो आप शो कर रहा है ना। तो दीज वेरियस शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर। आई होप ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट है रिज लाइंस। रिज लाइंस आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। तो रिज लाइंस के बारे में क्या बोला है, रिज लाइंस आर दोज लाइंस विच रिप्रेजेंट द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक रीजन ऑफ द प्रोडक्शन, कि रिज लाइंस जो है वो लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है लिमिट्स को, एक प्रोडक्शन की इकोनॉमिक रीजन जो है उसका जो क्षेत्र है उसकी लिमिट्स को शो करती हैं रिज लाइंस। दिस लाइंस जॉइन दोज पॉइंट, ये लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ऑन वेरियस आइसोकेंट कर्व विच रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उन पॉइंट्स को ये ज्वाइन करती है लाइंस जो शो करते हैं इकोनॉमिक लिमिट्स को। द फर्म विल प्रोड्यूस ओनली इन दोज एरिया ऑफ आइसोकेंट कर्व विच आर कॉन्वेक्स, जो फर्म है वो सिर्फ उन्हीं एरियाज को प्रोड्यूस करेंगी आइसोकेंट कर्व के जो कि कॉन्वेक्स होंगे टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो एंड लाई बिटवीन द रिज लाइन, और जो है रिज लाइंस के बीचों बीच लाई करेंगे। इट इज बेनिफिशियल फॉर ए फर्म टू प्रोड्यूस अंडर दिस एरिया, तो एक फर्म के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि इसी एरिया के बीच में ही वो प्रोडक्शन करें। आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।